गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ संख्या 4 आपके पास। तो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं इस टॉपिक के, वो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ इसका लिंक होगा, आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो इसको मैं जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर समझा रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे के अंदर, परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। देखो, इस परावैद्युत का नाम हमने चैप्टर नंबर 1 में भी सुना है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वयं के अंदर से धारा का चालन तो नहीं करते, लेकिन जब उनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो आवेश के जो गुण हैं उन गुण को दर्शा देते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके पास? परावैद्युत पदार्थ। एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। आपको पता है पेपर, जो कागज़ आपके पास है उसके अंदर से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन उस कागज़ के ऊपर या उस पेपर के ऊपर आवेश रह सकता है। आवेश गमन नहीं कर सकता, आवेश रह सकता है। तो हम बोलेंगे वो पदार्थ क्या कहलाएगा? परावैद्युत पदार्थ। हमें कैसे पता लगा कि पेपर के पास आवेश है? आपको पहले भी एक प्रयोग समझाया गया है कि अगर आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करते हो और किसी स्केल को या किसी कांच की पट्टिका को आप सूखे कपड़े या सूखे बालों से रगड़ोगे और जब इन छोटे पेपर के टुकड़ों के समीप लेके आएंगे तो ये टुकड़े साथ चिपक जाएंगे, अर्थात आवेश के कारण ये चिपक गए। तो हम बोलेंगे कि आपके पास जो पेपर होता है उस पर आवेश रह तो सकता है, लेकिन ये आवेश गति नहीं कर सकता। आवेश रहने का जो ये गुण है ये तो इसका है परावैद्युत पदार्थ, और अगर ये आवेश गति कर जाता तो इसमें क्या बह जाती? धारा। लेकिन परावैद्युत पदार्थ के अंदर धारा नहीं बहती। तो परिभाषा क्या हुई? वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, मतलब धारा का चालन नहीं करेंगे, परंतु जब उनको किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखें तो वो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि आवेश का गुण या विद्युत के गुणों को दर्शाते हैं। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण कागज, एबोनेट। एबोनेट क्या है? एक तरीके का प्लास्टिक है, जो आपके वाइट बोर्ड पे लिखने वाला मार्कर होता है वो एबोनेट जैसा कुछ है आपके पास। तो उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? एबोनेट। अभ्रक एक पदार्थ है। तो ये ऐसे पदार्थ है जिसमें धारा का चालन नहीं होगा, लेकिन धारा के गुण, विद्युत क्षेत्र के गुण या उसके प्रभाव ये दर्शाएंगे। अब ये परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक अध्रुवीय। अब देखो, आपने ध्रुवण पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने? ध्रुवण। कौन सा? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। ध्रुव का मतलब होते हैं दो ध्रुव है पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से आवेशों के भी दो होते हैं, एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक अर्थात विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होता है, जिन पदार्थों में या जिन परावैद्युत पदार्थों में विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होता है उनको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। अर्थात इनके एक जगह ऋणात्मक आवेश होगा, दूसरी जगह क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा, और ये अलग अलग जगह पे होंगे। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे आपके पास? परावैद्युत ध्रुवीय पदार्थ। तो ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश का जो वितरण है, अर्थात जहाँ धनावेश ऋणावेश पाए जाएंगे उनके जो केंद्र है वो परस्पर संपाती नहीं हो। संपाती का मतलब है एक दूसरे पे नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि जहाँ प्लस है वहीं पे क्या बन जाए? माइनस। तो ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? अलग अलग होंगे। प्लस यहाँ होगा तो माइनस कुछ दूर होगा, दोनों पृथक पृथक होंगे। और ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाएगा? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोला जाएगा। अब उनके पास ध्रुवीय है तो इनके प्रत्येक अणु का कुछ क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। उदाहरण दिया गया HCl। तो H+1 Cl-1 और बीच में कुछ दूरी होती, तो इसका एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ से कहाँ होती? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ऐसी H2O की आपको रासायनिक संरचना पता होगी। ऑक्सीजन के पास कितने होंगे आपके पास? H2O है -2, और हाइड्रोजन के दो अणु +1+1। अब इस +1 का और इस +1 का केंद्र कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में, मतलब +2 कुछ यहाँ होगा। इन दोनों धनात्मक आवेशों का +2 यहाँ होगा और -2 यहाँ।
तो विद्युत और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, माइनस से प्लस, तो ये इसकी क्या होगी, दिशा। तो देखो इनके ऋणात्मक और इनके धनात्मक आवेश पृथक पृथक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। जब किसी भारी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तो जो पदार्थ होता है उसका कुल विद्युत द्विध्रुव कितना होता है, 0। बताते हैं। अब देखो मान लीजिए ये कोई परावैद्युत पदार्थ है, ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ। अब चूंकि पदार्थ है तो इसमें बहुत सारे अणु होंगे। मैंने बताया था कि एक अणु का द्विध्रुव होगा, एक अणु प्लस, दूसरा क्या है, माइनस। इसका द्विध्रुव क्या होगा, माइनस से प्लस, इस प्रकार से बी वेक्टर। ये दूसरा पदार्थ है, ये माइनस ये प्लस, इसका द्विध्रुव होगा इस दिशा में, पी वेक्टर। तो देखिए कितने द्विध्रुव आ गए, 2। परिमाण सबके बराबर होंगे लेकिन एक की दिशा नीचे है, दूसरी दिशा ऊपर की तरफ है, मतलब कि दिशा में क्या है, विपरीत, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो किसी ना किसी द्विध्रुव को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा अणु रहा होगा। इसलिए जब किसी पदार्थ का परिणामी अर्थात कुल द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो वो कितना प्राप्त होता है, 0। और अभी हमने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, इस स्थिति के अंदर है। यदि आप क्या करते हो, एक बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा देते हो, अर्थात मान लीजिए आपने एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया इस प्रकार से, तो आपने पढ़ा है कि अगर एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक द्विध्रुव रखा हो, -q और +q अगर आपके पास रखा है तो उस पर एक बलागुण लगता है, टाउ बराबर कितना, PE sin थीटा। बलागुण अर्थात बल, और बल लगेगा तो अब ये टेढ़े नहीं रहेंगे, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। संरेखित का मतलब उस दिशा के अंदर घूम जाएंगे। तो होगा क्या, जैसे आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे, भारी विद्युत क्षेत्र आप लोग लगाओगे, उसी समय ये जो अभी अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए थे ये सारे के सारे एक दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित। और जब सारे एक दिशा में संरेखित होंगे तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर होगा, पी वेक्टर, इसका भी इधर ही होगा, पी वेक्टर, इस वाले अणु का भी इधर ही होगा, पी वेक्टर। क्योंकि द्विध्रुव का होता है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। यदि सारे के सारे एक दिशा में होंगे तो अब निरस्त किसी को नहीं कर पाएंगे, अब जुड़ जाएंगे, अर्थात अब कुछ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। तो यही केस है जब बाहरी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उपस्थित है, बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया गया है और इस दिशा में लगाया गया है, तो पदार्थ के प्रत्येक अणु पे क्या लगता है, बलागुण लगता है। कितना लगता है, PE sin थीटा। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा है वो कौन सा पदार्थ है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र एक ही बिंदु पे होते हैं। ध्रुवीय में क्या था, पृथक पृथक थे ऋणावेश और धनावेश के केंद्र, जबकि अध्रुवीय में क्या होगा, जहां धनावेश होगा उसी के ऊपर क्या होगा, ऋणावेश, मतलब दोनों एक ही बिंदु पे होंगे। अगर दोनों एक ही बिंदु पे है तो उनका जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, 0। और इन पदार्थों को क्या बोला जाता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0। उदाहरण दिया गया CO2। अब देखो CO2 की संरचना इस प्रकार से होती है, C+4 O-2 और O-2। अब देखो इसका माइनस का मध्य बिंदु यही होगा, -4, अर्थात जहां +4 उपस्थित है वहीं पे कौन है, -4 भी उपस्थित है। तो प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह पे आ गए, तो हमने बोला ये कौन सा पदार्थ है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। ऐसी H2 की संरचना H+H+, इसमें जब संरचना देखोगे तो इसके प्लस का भी यही होगा, उसका प्लस भी यही होगा, दोनों एक ही जगह होंगे। और इसमें दूसरा माइनस है ही नहीं, तो ये तो आपके पास परावैद्युत पदार्थ बनेगा ही नहीं। तो ये कुछ उदाहरण है इसके। आपके पास क्या बोला गया है कि प्रत्येक अणु का परावैद्युत पदार्थ कितना होता है, 0। तो देखो ये कोई पदार्थ है और ये इसके क्या है, अणु है, और इनके जहाँ धनात्मक है उसी बिंदु पे क्या है, ऋणात्मक भी है। इसलिए इसका द्विध्रुव भी 0, इसका परावैद्युत द्विध्रुव भी 0, इसका द्विध्रुव भी 0 है, सभी के द्विध्रुव के मान कितने हैं, 0। तो जब बाहरी विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा तो परिणामी विद्युत द्विध्रुव कितना आएगा, 0। लेकिन जैसे ही आप क्या लगाओगे, बाहरी विद्युत क्षेत्र, और बाहरी विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से लगाया जाएगा, इस तरीके से। अब होगा क्या, जहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलती है वो तो होते हैं धनात्मक आवेश,
और जहाँ एंटर करती है वो होती है ऋणात्मक आवेश। अब द्विध्रुव देखो ऐसे है, ये प्लस और ये माइनस, आपने एक भारी विद्युत क्षेत्र लगा दिया, एक प्लस इधर लगा दिया, माइनस इधर लगा दिया। जब इस प्रकार के द्विध्रुव को भारी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस की ओर क्या होगा, आकर्षित, और ये प्लस वाला माइनस की ओर क्या होगा, आकर्षित। तो उसके कारण पे बल लगेगा और ये क्या हो जाएंगे, आपके पास प्रेरित हो जाएंगे, अर्थात ये फैल जाएंगे। तो अगली बार ये आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये माइनस और प्लस अलग हो गए, थोड़े दूर हो गए, किसके कारण, बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण। अगर ये दूर हो गए तो क्या बताइए, अब वो प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों एक ही केंद्र पे हैं क्या, नहीं, इनके केंद्र अलग अलग हो गए, किसके कारण, इस बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण। और जैसे ही अलग होंगे तो ये क्या बनाएंगे, द्विध्रुव, क्या बनाएंगे, द्विध्रुव। तो यही बोला कि जैसे आप बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये माइनस प्लस आवेश क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और द्विध्रुव के भांति व्यवहार करते हैं। और अध्रुवीय पदार्थों को हम क्या बना देते हैं, ध्रुवीय पदार्थ, या अध्रुवीय परावैद्युत को क्या बना देते हैं, ध्रुवित परावैद्युत। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण, बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण। तो क्या बोला गया है, बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युत पदार्थ में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो प्रेरित हो गया, मतलब कि अलग अलग हो गया, तो परावैद्युत पदार्थ का क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगाओगे, जितना ज़्यादा क्या लगाओगे, विद्युत क्षेत्र, उतने ज़्यादा ध्रुवण आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत ध्रुवण होता है वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती। भाई जितना विद्युत क्षेत्र उतना बल, और जितना बल उतने ज़्यादा ये दूर होंगे, जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा ध्रुवण आएगा। तो क्या बोला गया है, वे पदार्थ जिसमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाहरी विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, समानुपाती के अनुदिश हो, उनको क्या बोला जाता है, रेखीय समादेशिक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो उनका क्या नाम दिया जाता है, रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। फिर क्या बताया गया कि जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, अब आपने बाहरी विद्युत क्षेत्र रखा, ये कोई पदार्थ था, इस पदार्थ का एकांक आयतन काटा, बहुत बड़ा आयतन था इसका, हमने तो एक छोटा सा एकांक आयतन काट लिया, इतना सा। इसके एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव कितना आया, पी वेक्टर, और ये कितने विद्युत क्षेत्र की वजह से, ई वेक्टर। तो बोले एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो ई वेक्टर के मान के क्या होता है, समानुपाती। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन अर्थात एकांक आयतन में जितना विद्युत द्विध्रुव होगा वो पदार्थ का क्या कहलाएगा, ध्रुवण सदिश, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर। पी वेक्टर जो होता है वो ई वेक्टर के मान के क्या है, समानुपाती। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा कितना, नीटा ई, बेटा इसको बोलते हैं नीटा, और सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, नीटा। अब यहाँ से इसका क्वेश्चन बनता है कि जो समानुपाती नियतांक नीटा ई है वो पदार्थ की क्या कहलाती है, वैद्युत परिवर्ती कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि वैद्युत परिवर्ती क्या होती है, कि जब आप कौन, एक तो ध्रुवण सदिश और एक विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो उनका जो समानुपाती नियतांक आता है उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत परिवर्ती। और ये जो वैद्युत परिवर्ती है ये पदार्थ की परावैद्युतांक के ध्रुवणता कितनी है उसका मापक है, मतलब ये इकाई है, ये जितनी ज़्यादा आएगी किसी पदार्थ की उसका ध्रुवणता उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये चीज़ डिसाइड करती है कि कौन से पदार्थ की ध्रुवणता ज़्यादा है, कौन से पदार्थ की ध्रुवणता क्या है, कम। और ये कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है, मतलब ना तो इसका कोई मात्रक बनेगा ना इसकी क्या बनेगी, बीमा।